स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चे चैप्टर का नेम है सॉल्यूशंस। आपने बच्चे छोटी क्लासेस के अंदर सॉल्यूशंस काफ़ी पढ़ा होगा, आपने सॉल्यूशंस के बारे में काफ़ी जाना होगा। हम प्लस 2 के अंदर बच्चे इसको डिटेल में एकदम ब्रीफ में पढ़ेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे कि सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे उनके अंदर बच्चे बॉन्डिंग होती है। हम ये सब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन पता होगी। अब बच्चे छोटी क्लासेस में आपने सॉल्यूशन काफ़ी पढ़ा होगा। अभी हम बच्चे बेसिक इसका समझेंगे सबसे पहले, और जब हम इसका बेसिक समझेंगे तो कुछ +1 का भी इंक्लूड होएगा, तो वो सब हमने इसके अंदर बच्चे कवर अप करना है। उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की बच्चे डेफिनेशन क्या होती है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन, इट इज़ अ सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied। तो बच्चे आपके सामने डेफिनेशन है सॉल्यूशन। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको ये डेफिनेशन पढ़ के ही पता लग रहा है। क्या है डेफिनेशन बच्चे? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस? आपने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर 2 वर्ड्स आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी बच्चे, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है बच्चे? जो थ्रू आउट द फेस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले होमोजीनियस का ही मतलब बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर बच्चे वाटर है। क्या है इसके अंदर? वाटर है। और अब आपने इसके अंदर ऐड की है शुगर। आपने 1 और 2 स्पून इसके अंदर बच्चे शुगर ऐड की है, तो अभी एक सॉल्यूशन बन चुका है बच्चे शुगर इन वाटर का। तो जब आप इसके अंदर शुगर को डिज़ोल्व करते हो तो थोड़ा सोचिए, ये थोड़ा आपका प्रैक्टिकली नॉलेज है। अगर आप है ना, जब इसे शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, अभी ये शुगर इसके अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुकी है। अब आप उसको बच्चे इस फेस से देखो, चाहे यहाँ से देखो, चाहे यहाँ से देखो, किसी भी पार्ट से देखो, तो आपको क्या शुगर अलग दिखेगा या वाटर अलग दिखेगा? नो, आपको कम्प्लीटली मिक्स होता हुआ दिखेगा, आपको एक ही फेस में दिखेगा। समझ में आ रही है बात? इसे हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं इसे? होमोजीनियस मिक्सचर। बट बच्चे हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जो सेम फेस में नहीं होता, जो सेम फेस में नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। हमने बच्चे एक बकेट ले लिया, वाटर से फिल कर लिया उसको। हमने एक बकेट लिया, उसको सेम बच्चे वाटर से ही फिल कर लिया। अब हमने इसके अंदर एक सैंड ऐड की। क्या ऐड की इसके अंदर? सैंड। अब बच्चे जो सैंड है वो क्या करेगा? सेडिमेंटेशन करेगा। मतलब जो आपकी सैंड है वो नीचे जाके क्या हो जाएगी बच्चे? डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। और सेकंड, आपने कुछ लो डेंसिटी का आपने इसके अंदर मटेरियल डाल दिया। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर पेपर डाल दिया, बिल्कुल लो डेंसिटी का। अब बच्चे जो लो डेंसिटी का जो मटेरियल है, जो लो डेंसिटी का सब्सटेंस है, वो सेडिमेंटेशन तो नहीं दिखाएगा, वो क्या करेगा? वाटर के ऊपर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रही है बात? अब आप ये एक बच्चे, ये भी तो एक सोल्यूशन ही है ना। इस सोल्यूशन के अंदर वाटर के अंदर सैंड है और पेपर है। अब आप इस सॉल्यूशन को थ्रू आउट देखिए, तो आप क्या देखोगे? अगर आप नीचे से देख रहे हो तो सैंड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप सेंटर में देख रहे हो तो सिर्फ वाटर है। अगर आप ऊपर देख रहे हो तो पेपर है। तो थ्रू आउट बच्चे कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं इसे? हेट्रो
homogeneous mixture. Got it? तो यहाँ पे आप वापस डेफिनेशन में आते हैं. हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. मतलब सॉल्यूशन कैसा होता है बच्चे? जो थ्रू आउट द फेस बिल्कुल सेम होता है. उसमें जितने भी पार्टिकल्स आपने डिसॉल्व किए सॉल्यूशन के अंदर वो थ्रू आउट द फेस बिल्कुल सेम रहते हैं. गॉट इट? उसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है. ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. अब बच्चे सोल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट वो नॉन रिएक्टिंग होंगे. मतलब एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे. समझ में आ रही है बात? केमिकली रिएक्ट करके तो वो कुछ और ही सब्सटेंस बना देंगे. यहाँ पे कुछ रिएक्शन ही हो रही है, बस हमने यहाँ पे मिसिबिलिटी देखनी है. गॉट इट? लाइक शुगर वाटर के अंदर जब आप डालोगे तो वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है. हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेराइड. हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेराइड मतलब फॉर एग्जाम्पल आप वाटर में यहाँ पे बच्चे शुगर के साथ में सॉल्ट भी ऐड कर रहे हो. क्या ऐड कर रहे हो? सॉल्ट ऐड कर रहे हो. अब जो शुगर है वो आपने 2 स्पून लिया और जो सॉल्ट है वो आपने 1 स्पून लिया. दोनों की कॉम्पोजिशन आपने अलग अलग ली है ना. दोनों की कॉम्पोजिशन सेम तो नहीं है. तो बच्चे जो कॉम्पोजिशन है वो वेराइड हो सकती है, मतलब अलग अलग हो सकती है. गॉट इट? एक बार फिर से सॉल्यूशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं. अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेराइड. एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन जो 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बन सकता है और वो नॉन रिएक्टिंग होंगे केमिकली और उनका कॉम्पोजिशन बच्चे कुछ भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो. तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चे? आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. कितने टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं बच्चे? जो मेनली आपके सिलेबस के अंदर है दैट इज बाइनरी सोल्यूशन. क्या है बच्चे? बाइनरी सोल्यूशन. सबसे पहले हम बाइनरी सोल्यूशन के बारे में जानते हैं कि बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है. तो बच्चे जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, बाइनरी सोल्यूशन क्या होएगा? जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होगा. जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होगा उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी सोल्यूशन. और बच्चे वो 2 कंपोनेंट्स कौन से होंगे? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. एक क्या होता है? सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे. सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करते हो तो क्या बन जाता है? तो सॉल्यूशन बन जाता है. ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. व्हेन यू मिक्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन विल बी फॉर्म. अब जैसे यहाँ पे वाटर था, वाटर कैसा है? लार्ज क्वांटिटी में है, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट. और जो आपका शुगर था, सॉल्ट को एक बार भूल जाइए, हम अभी बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं. तो जो बच्चे शुगर था आपके पास, शुगर आपके पास लेस क्वांटिटी में है, आपने ओनली 2 स्पून लिया ना शुगर, और वाटर मान लीजिए कि आपके पास 50 मिलीलीटर है. तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है आपके पास और शुगर की क्वांटिटी आपके पास कम है. ठीक है? तो बच्चे हमने शुगर को क्या लिया है? सॉल्यूट. तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो रहा है या शुगर जब वाटर के अंदर मिक्स हो रही है तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है शुगर सॉल्यूशन. दिस इज़ द एब्रीविएशन फॉर सॉल्यूशन. तो इसी तरीके से बच्चे जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड होता है तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है. तो यहाँ से आई थिंक आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो रही होगी कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है. तो बच्चे यहाँ से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं. आपको बाइनरी सोल्यूशन तो समझ में आ गया. जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है उसे हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं. One component is solute, another component is solvent. Got it? अब बच्चे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की 2 तरीके से डेफिनेशन निकल के आ रही है.
अगर हम एक इसकी डेफिनेशन कहें, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में लिया कि शुगर की क्वांटिटी कम है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, समझ में आ रही है बात? तो अगर हम क्वांटिटी वाइज लें तो सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, हुज क्वांटिटी इज लेस, जो क्वांटिटी में कम हो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। और अगर हम बच्चे सॉल्वेंट की बात करें तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो शुगर सॉल्यूशन की एग्जांपल ली थी, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है ना, तो इस अकॉर्डिंग सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या बन गई बच्चे, हुज क्वांटिटी इज मोर, जिसकी क्वांटिटी क्या होगी बच्चे, ज़्यादा होएगी, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये तो बच्चे हमने क्वांटिटी वाइज जाना कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। अभी हम है ना, अगर हम दूसरे अकॉर्डिंग बोलें कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, तो वो भी देख लेते हैं। आपको यहाँ तक समझना पहले ज़रूरी है। आपको आई थिंक सोल्यूशन समझ में आ गया। इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बन सकता है, जो कि केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। और थ्रू आउट द सोल्यूशन कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हो सेम रहेगी, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे आप यहाँ प्रॉपर्टी देखो सेम में रहेगी, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ऐसा क्यों बच्चे, क्योंकि इसकी जो कॉम्पोजिशन होएगी वो यूनिफॉर्म होएगी, थ्रू आउट ये एक ही फेस में होगा। गॉट इट। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो सॉल्यूशन होता है उसके मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज सॉल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट। हमने क्वांटिटी वाइज इसकी डेफिनेशन देख ली। सॉल्यूट क्या होता है, जो कि स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। अगर बच्चे इसकी हम ज़रा दूसरे तरीके से डेफिनेशन देखें तो क्या बन जाएगी, सॉल्यूट जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है कंप्लीटली, अपने फेस से सॉल्वेंट के फेस में चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो शुगर है बच्चे वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। जब आप शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो तो ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गया ना, तो इसने अपना फेस चेंज कर लिया, इट गेट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट। इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट। और अगर हम सॉल्वेंट की बात करें बच्चे, तो सॉल्वेंट वो होता है विच गेट डिज़ोल्व सॉल्यूट इनटू इट एंड टर्न सॉल्यूट इनटू इट्स फेस। जो सॉल्वेंट को जो सॉल्यूट को अपने फेस के अंदर कन्वर्ट कर ले, उसे कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर ले, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तो बच्चे आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हम आगे इसको और डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। तो बच्चे हमारा टॉपिक चल रहा था, अभी सब टॉपिक जो हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको फर्स्ट बता दिया बाइनरी सॉल्यूशन, जो कि कितने कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जो कि 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, वन इज सॉल्यूट अनदर वन इज सॉल्वेंट। जो बच्चे सेकंड टाइप का सॉल्यूशन होता है दैट इज टर्शरी सॉल्यूशन। अब आपको हो गया टर्शरी सॉल्यूशन कौन सा होएगा, क्या उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, बिल्कुल। अगर बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं तो टर्शरी सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि बाइनरी में एक तो हो गया सॉल्यूट, एक हो गया सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बन गया सॉल्यूशन। तो अब ये टर्शरी के तीसरा कंपोनेंट कौन सा है, तो बच्चे तीसरा कंपोनेंट कोई न्यू नहीं है। एक बात आप याद रखना, चाहे टर्शरी हो जाए, चाहे क्वाटिनरी हो जाए, चाहे कितना मर्जी आगे तक चला जाए, सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा। हाँ, सॉल्यूट की क्वांटिटी, सॉल्यूट का बढ़ सकता है। अब जैसे टर्शरी है तो टर्शरी के अंदर बच्चे सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, 2 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। समझ में आ रही है बात। इसकी एग्जाम्पल जैसे अभी हमने पीछे ली थी, हम जैसे सॉल्वेंट में ले लेते हैं वाटर, और यहाँ पे टर्शरी सॉल्यूशन के अंदर 3 कंपोनेंट है, मतलब 2 सॉल्यूट है,
तो 2 सॉल्यूट के अंदर आप क्या क्या ले सकते हो, एक सॉल्यूट ले लिया शुगर और एक सॉल्यूट ले लिया सॉल्ट। तो शुगर प्लस सॉल्ट क्या बन गया बच्चे, वाटर। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूट कितनी है, यहाँ पे सॉल्यूट 2 है और सॉल्वेंट कितना है, 1 है। समझ में आ रही है बात। तो 2 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट, टोटल कितने कंपोनेंट हो गए, 3 कंपोनेंट हो गए। इसे हम कहते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन। गॉट इट। अगर इसके आगे हमें क्वाaternary सोल्यूशन करना होगा तो उसके अंदर टोटल कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, सोचिए। बिल्कुल सही, उसके अंदर कंपोनेंट हो जाएंगे 4, मतलब उसके अंदर 3 तो हो जाएंगे सॉल्यूट और 1 क्या होएगा बच्चे, सॉल्वेंट। समझ में आ रही है आपको यहाँ तक बात। आगे चलते हैं बच्चे। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बेसिक भी बता देती हूँ बच्चे। जो सॉल्यूशन है वो 2 टाइप के होते हैं, या तो वो होएगा एक्वस सोल्यूशन या फिर वो होएगा नॉन एक्वस सोल्यूशन। क्या होएगा, नॉन एक्वस सोल्यूशन। या तो होएगा एक्वस सोल्यूशन या फिर होएगा नॉन एक्वस सोल्यूशन। अगर हम बात करें एक्वस सोल्यूशन की तो बच्चे ये वो सॉल्यूशन होता है विच इज़ इन वाटर। द सॉल्यूशन इन वाटर इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पे जो आपने सॉल्वेंट लेना है वो आपने वाटर लेना है। समझ में आ रही है बात। अब जब हम नॉन एक्वस सोल्यूशन की बात करेंगे तब यहाँ पे नॉन एक्वस आ गया, मतलब यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है वो अदर देन वाटर होएगा। कोई भी लिक्विड हो सकता है बट वो वाटर नहीं होना चाहिए। ओके, अदर देन वाटर। वाटर के अलावा बच्चे कोई भी इधर लिक्विड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो, बेंजीन ले सकते हो, टॉलीन ले सकते हो। कोई भी बच्चे आपके पास नॉन एक्वस आपके पास सॉल्वेंट है बट वाटर नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई एक्वस सोल्यूशन, द सोल्यूशन विच प्रेजेंट इन वाटर, एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन अदर देन वाटर। कोई भी सॉल्वेंट हो उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन हो गया, टॉलीन हो गया, ठीक है, नाफ्थलीन, कुछ भी हो सकता है। गॉट इट। समझ में आ रही है यहाँ तक बात। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन में ही हम आगे बात चलते हैं। तो आपको बच्चे ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हम अभी आपके +2 सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो ना तो हम टर्शियरी है ना सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना क्वाaternary सोल्यूशन पढ़ेंगे। हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ बाइनरी सोल्यूशन। क्या पढ़ना है हमने मेनली, बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन में अभी आपने जाना कि है ना जो बाइनरी सोल्यूशन की कॉम्पोजिशन है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। वन इज सॉल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट। समझ में आ रही है जी। जो बाइनरी सोल्यूशन है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एंड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन। ओके। अब बच्चे आपने अपने है ना छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं, ठीक है। अब वैसे ही जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, प्लाज्मा या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नहीं बोलना आपको। अभी आपने मेन 3 स्टेट बतानी है जिसको हम प्रैक्टिकली पढ़ सके। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं हमने ये तो जान लिया कि सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब बच्चे सॉल्यूट जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा लिक्विड स्टेट में हो। सॉल्यूट आपका शुगर, जैसे अभी हमने पीछे शुगर की एग्जांपल ली थी, कौन सी स्टेट में था वो, सॉलिड स्टेट में। मतलब जो आपका सॉल्यूट है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, इट कैन बी इन लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है जी, और गैस स्टेट में भी हो सकता है। आपका जो सॉल्यूट है बच्चे वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। अगर सॉल्यूट इन तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है तो बच्चे ऑब्वियस है कि जो आपका सॉल्वेंट है वो भी तीनों स्टेट के अंदर हो सकता है। सॉल्वेंट आपका सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात। जो आपका सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में भी होगा, लिक्विड स्टेट में भी होगा
और गैसियस स्टेट में भी होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। पहले बच्चे हम बेसिक जो कॉम्पोजिशन है, जो बेसिक टाइप है सॉल्यूशन की, वो पढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, जो आपका सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। उसी तरीके से जो आपका सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो सॉल्यूट होता है वो तीनों स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। उसी तरीके से आपको जो सॉल्वेंट है वो भी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। और कुछ भी मिल जाए बच्चे, चाहे है ना सॉलिड इन गैस हो, चाहे लिक्विड इन लिक्विड हो, चाहे है ना गैस इन सॉलिड हो। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होएगा तो वो बनाएगा क्या? सॉल्यूशन ही बनेगा ना। तो हमने उसी के एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो सॉलिड है, जो आपका सॉल्यूट है वो क्या है? सॉलिड स्टेट में। आपका सॉल्यूट किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। और जो आपका सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड स्टेट में है। समझ में आ रही है बात? आपका सॉल्यूट भी सॉलिड स्टेट में है, आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड इन सॉलिड ऑल्सो फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन। अब आपको होगी कि इसकी एग्जाम्पल क्या होनी चाहिए, इसका कैसे सॉल्यूशन बनेगा? सॉलिड तो सॉलिड के अंदर मिक्स ही नहीं होता है, ऐसे ही आएगा ना आपके माइंड में क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल हो सकता है गोल्ड अलॉय, ब्रास, ब्रॉन्ज, शुगर नहीं, यहाँ ब्रॉन्ज हो गया, और भी बहुत सारे अलॉय। अब बच्चे देखिए यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम गोल्ड अलॉय, ठीक है जी। अब बच्चे जो गोल्ड है, अब आप है ना बात कर लेते हो 24 कैरेट गोल्ड, क्या वो सच में 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है? बिल्कुल भी नहीं। उसके अंदर क्या होता है बच्चे, 24 कैरेट हम गोल्ड की बात तो करते हैं, बट वो 24 कैरेट प्योर गोल्ड नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है बच्चे, 22 कैरेट तो होता है गोल्ड, AU इज द सिंबल फॉर गोल्ड। और 2 कैरेट जो है बच्चे, उसके अंदर या तो कॉपर ऐड करते हैं या फिर क्या ऐड करते हैं, सिल्वर ऐड करते हैं। अलॉय बन गया ना ये। अब ये सभी मेटल्स हैं, तो यहाँ पे 22 कैरेट गोल्ड है और 2 कैरेट या तो कॉपर हो सकता है या सिल्वर हो सकता है। तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इनको मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में इनको कन्वर्ट करके और फिर इनको मिक्स किया जाता है। समझ में आई बात? तो इसको हम जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, गोल्ड अलॉय। क्या कहेंगे उसे? गोल्ड अलॉय। गॉट इट जी? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे कॉपर या सिल्वर क्यों ऐड करते हैं? कॉपर और सिल्वर इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो गोल्ड है वो और भी ज़्यादा डेंसर हो जाए, ठीक है, ताकि उसकी अच्छे से है ना, उसके ऊपर आपने देखा कितने अच्छे पैटर्न्स बने होते हैं, और इन द मीन टाइम उसकी स्ट्रेंथ भी कितनी ज़्यादा होती है, ऐसे टूट नहीं जाता है वो। तो उसकी वो जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, कॉपर या सिल्वर ऐड करते हैं। कॉपर भी सॉलिड है, ठीक है, और जो गोल्ड है वो भी सॉलिड है। इनको लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करके बाय मेल्टिंग दैम और फिर इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्ड अलॉय। समझ में आई बात? उसी तरीके से बच्चे बाकी अलॉयज भी हैं। तो एक एग्जाम्पल हो गया हमारा सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट हमने ले ली सॉलिड इन सॉलिड, तो जो हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लेनी है वो क्या लेनी है, वापस से हम सॉल्यूट जो है उसको सॉलिड ही लेते हैं। क्या लेते हैं? सॉलिड ही लेते हैं। और जो अब आपका सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है। आ रही है बात समझ में? आपका जो सॉल्यूट है वापस से हमने सॉलिड ही लिया, सॉल्वेंट आपका लिया लिक्विड। किस तरीके का सोल्यूशन बनेगा ये, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था ना, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लास्ट में सॉल्वेंट अपने ही स्टेट में ले आता है सॉल्यूट को। गॉट इट जी? तो सॉलिड इन लिक्विड,
इसका हमने पीछे भी एग्जाम्पल देखा था, इसका एग्जाम्पल तो आप अच्छे से बता सकते हो। शुगर इन वाटर, है ना जी, शुगर सॉल्यूशन, जब हम शुगर को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, या सॉल्ट भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन कह सकते हो या सॉल्ट इन वाटर कह सकते हो। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के। यहाँ पे जो शुगर और जो सॉल्ट है ये क्या हो गया बच्चे, सॉलिड स्टेट में हो गया, और वाटर तो आपका है ही लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? देखो दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर, दोनों टाइप्स के अंदर जो आपका सॉल्यूट है वो हमने सॉलिड ही रखा है और सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं बस। तो नेक्स्ट देखते हैं, वापस हम सॉल्यूट किसको लेते हैं, सॉलिड को ही लेते हैं, ठीक है जी। अब पहले हमने लिया था सॉलिड इन सॉलिड, नेक्स्ट हमने लिया था सॉलिड इन लिक्विड, अब थर्ड क्या लेंगे, सोचो, थर्ड हम लेंगे सॉलिड इन गैस। क्या लेंगे, सॉलिड इन गैस। अब सॉलिड इन गैस के एग्जांपल्स बताओ क्या हो सकते हैं, सोचिए। हाँ जी, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, स्मोक हो गया, ठीक है, या फिर हो गया डस्ट हो गया। अब ये कैसे बच्चे, अगर हम स्मोक की बात करें तो स्मोक में क्या होता है, स्मोक में कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। वो कार्बन पार्टिकल्स बच्चे कहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, एयर में जाके मिक्स हो जाते हैं। एयर क्या है, गैसेस स्टेट में होती है, और वो जो कार्बन पार्टिकल है स्मोक के वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो जब ये स्मोक के कार्बन पार्टिकल्स एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगे तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन बनाएगा बच्चे, वो बनाएगा सॉलिड इन गैस। समझ में आई बात। नेक्स्ट है डस्ट। डस्ट के पार्टिकल्स भी जो होते हैं बच्चे वो किस में मिक्स हो जाते हैं, दैट विल मिक्स इन एयर। ओके जी, समझ में आ रही है यहाँ तक बात। तो आपको ये सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड और सॉलिड इन गैस तीनों समझ में आ गई। तो हमने सॉल्यूट की एक एग्जांपल देख ली, हमने सॉल्यूट को सिर्फ सॉलिड रखा था। अब हम सॉल्यूट को चेंज करते हैं, सॉल्यूट हम लेते हैं लिक्विड। क्या ले रहे हैं, लिक्विड, ठीक है। अब क्या लेंगे, लिक्विड इन सॉलिड। अब आपका जो लिक्विड है वो है आपका सॉल्यूट, और जो आपका सॉलिड है वो क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा बताइए, इसका एग्जाम्पल आएगा मरकरी सोडियम अमलगम। मरकरी सोडियम अमलगम क्या होता है ये, मरकरी किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, सॉल्यूट की है ना जगह पे लिया है, मतलब यहाँ पे मरकरी की जो क्वांटिटी है बच्चे वो कम होती है। आपको पता है ना मरकरी है ना एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और जो सोडियम है बच्चे वो सॉलिड स्टेट में है, और सोडियम की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो मरकरी सोडियम अमलगम, मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में है उसको हम एज अ सॉल्यूट लेंगे, सोडियम जो कि सॉलिड स्टेट में है उसको हम एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। तो इन दोनों को मिक्स करके क्या बन जाता है बच्चे, अमलगम बन जाता है। ये बच्चे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आता है, बैटरीज बनाने में काम आता है। अगर आप अपने घर में इन्वर्टर्स देखो तो उसके पीछे है ना मरकरी सोडियम अमलगम लिखा होता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में ही ज़्यादातर काम आता है, बैटरीज वगैरह इसकी ज़्यादातर बनती हैं। समझ में आ रही है बात आपको यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहला हमने ले लिया लिक्विड एंड सॉलिड, नेक्स्ट हम लेते हैं सॉल्यूट, हम हमारा लिक्विड ही रखेंगे, लिक्विड इन लिक्विड। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है, और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। इसके ये एग्जाम्पल होंगे, दूध में पानी। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है, कोई भी अल्कोहल ले लो। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इथेनॉल प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो आपका बच्चे है ना, हमने कुछ भी, आप किसी की भी क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हो। आप चाहे अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हो तो आप उसको सॉल्वेंट के जैसे ट्रीट करोगे, अगर अल्कोहल की क्वांटिटी कम लेते हो तो उसे एज ए सॉल्यूट ट्रीट करोगे,
ठीक है जी। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ही क्या है, लिक्विड स्टेट में है, एक एज अ सॉल्यूट, एक एज अ सॉल्वेंट। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, लिक्विड इन सॉलिड हो गया हमारे पास, लिक्विड इन लिक्विड हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल किसकी होगी, सॉल्यूट हम वापस से क्या रखेंगे, लिक्विड, बिल्कुल सही, हम सॉल्यूट रखेंगे लिक्विड, और हमारे पास अब जो सॉल्वेंट होएगा वो क्या होएगा, सोचिए, दैट विल बी गैस। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज लिक्विड इन गैस, गॉट इट। तो लिक्विड इन गैस की एग्जाम्पल क्या होगी, सोचिए, हमारे आसपास से एग्जाम्पल सोचिए इसकी। हाँ जी बिल्कुल सही, इसकी एग्जाम्पल होएगी ह्यूमिडिटी। क्या होएगी, ह्यूमिडिटी। अब गर्मियाँ आ रही है ना, अब आपको ह्यूमिडिटी फील होएगी, फिर आपको एग्जाम्पल इसका जल्दी याद आएगा। तो बच्चे ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होना, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो वाटर वेपर लिक्विड स्टेट में, एयर गैसेस स्टेट में, हो गई एग्जांपल लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन की। समझ में आ रही है आप लोगों को। तो बच्चे यहाँ पे हमने लिक्विड की भी तीनों टाइप कर ली, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन गैस। तो अभी नेक्स्ट टाइप किसकी होगी, बिल्कुल सही, अभी नेक्स्ट टाइप होगी हमारे पास गैस की। तो गैस की एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है गैस इन सॉलिड। अब जो यहाँ पे आपके पास गैस है दैट विल बी योर सॉल्यूट, और जो आपके पास सॉलिड है दैट विल बी योर सॉल्वेंट। तो गैस एंड सॉलिड की एग्जांपल देख रहे हैं हम। गैस एंड सॉलिड की एग्जांपल क्या होगी बच्चे, इसकी एग्जांपल होगी हाइड्रोजन गैस गेट एड्सॉर्ब ऑन प्लैटिनम और प्लैटिनम मेटल। अब बच्चे हाइड्रोजन गैस क्या है, गैसेस स्टेट में जो आपने सॉल्यूट लिया था। प्लैटिनम और प्लैटिनम क्या है, सॉलिड स्टेट में। गैस एंड सॉलिड टाइप सॉल्यूशन हो रही है। कैसे बच्चे, देखिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया है एड्सॉर्ब। क्या लिया है, एड्सॉर्ब। जो बच्चे एड्सॉर्ब होता है वो एब्जॉर्ब से अलग होता है। कैसे अलग होता है बच्चे, जो एब्जॉर्ब है वो थ्रू आउट एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, मतलब बिल्कुल बल्क के अंदर किसी चीज़ की है ना एब्जॉर्प्शन होती है। पर जो एड्सॉर्ब होता है या एड्सॉर्प्शन होती है वो सरफेस फिनोमेनन है, मतलब वो सिर्फ सरफेस पे होगा। अगर जैसे कि आपने प्लैटिनम या प्लैटिनम मेटल लिया, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी तो वो प्लैटिनम या प्लैटिनम की सरफेस पे ही एड्सॉर्ब होएगी, अंदर नहीं एड्सॉर्ब होएगी। इसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। समझ में आ रही है बात। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हाइड्रोजन गैस गेट एड्सॉर्ब ऑन प्लैटिनम और प्लैटिनम। समझ में आ गई जी, आ रही है बात समझ में। बच्चे ये कहाँ पे मेथड यूज़ करते हैं, लाइक कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज़ हो रहा है या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ हो रही है। अब जब वो टॉक्सिक गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ होएंगी तो क्या होगा, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जब ऐसी इंडस्ट्रीज से और गैसेस है ना एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड होंगी तो उसका कॉम्पोजिशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। हर एक चीज़ की एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, 0.03%। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी उससे बढ़ जाए तो क्या होगा बच्चे, पॉल्यूशन क्रिएट होगा ना। फिर हम ग्लोबल वार्मिंग कितना कुछ पढ़ते हैं। तो उन सब से बचाव के लिए, उन सब से बचने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं बच्चे, उसके बाहर की तरफ सरफेस पे और चिमनी पे
प्लैटिनम और प्लैटिनम मेटल की है ना कोटिंग होती है, जिससे क्या होगा कि जब भी ये टॉक्सिक गैसेस रिलीज होंगी तो ये एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली जाने की जगह प्लैटिनम या प्लैटिनम सरफेस के ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जिससे पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। आ रही है बात समझ में? गॉट इट? नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे। तो हमने गैस का फर्स्ट पढ़ लिया, गैस एंड सॉलिड। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा? बिल्कुल, जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो क्या है? गैस एंड लिक्विड। ठीक है जी। यहाँ पे जो गैस है आपका वो सॉल्यूट है और जो लिक्विड है आपका वो सॉल्वेंट है। तो किस तरह का सोल्यूशन हुआ ये हो गया गैस एंड लिक्विड। तो जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज गैस एंड लिक्विड। तो बच्चे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होएगा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब जैसे कि आपने ओशियन देखा है, सी देखा है, रिवर, ठीक है। अब इनके अंदर भी तो बच्चे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं? उनको सर्वाइव करने के लिए भी तो है ना, वो भी तो रेस्पिरेशन करते हैं जैसे हम करते हैं। हम भी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे बाहर रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। वैसे ही एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? कुछ अमाउंट में जो डिसॉल्व गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर, वो उसको यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो उसी में से एग्जाम्पल लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर और ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। ये किसकी एग्जाम्पल हो गई? ये एग्जाम्पल हो गई गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन की। समझ में आई बच्चे? यहाँ पे जो हमारे पास गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज सॉल्यूट क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है, और जो वाटर है वो क्या है? सॉल्वेंट क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट है, एक हमने कर लिया गैस एंड सॉलिड, नेक्स्ट भी हमने कर लिया गैस एंड लिक्विड। अभी जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं दैट इज गैस एंड गैस। किसकी एग्जाम्पल करने जा रहे हैं? गैस एंड गैस। अब जो यहाँ पे बच्चे गैस है, ये कौन सी? इसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट। और इस गैस को हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। दैट इज गैस एंड गैस सॉल्यूशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है, बताइए? बिल्कुल सही, इसका एग्जाम्पल है एयर। ठीक है। अब एयर क्या है? एयर इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस। कितनी सारी गैसेस प्रेजेंट होती है ना एटमॉस्फेयर में। अब जैसे बात करें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन की बात करें तो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%। बाकी अदर गैसेस, नॉबल गैसेस, ये सब प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये सारी गैसेस का जो मिक्सचर है उसको हम क्या कहेंगे? एयर। गैस इन गैस इज नोन एज गैसियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या है? एयर। तो बच्चे आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सभी टाइप लेके सॉल्यूशंस देखे और उनके एग्जाम्पल्स भी देखे। यहाँ तक बच्चे आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि काफ़ी यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। अब बच्चे हमने सॉल्यूशन तो जान लिया, सॉल्यूशन की टाइप्स भी जान ली सारी की सारी। अब बात आती है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेज़र कैसे करें। उसको भी तो मेजर करने के लिए कुछ टेक्निक होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेंथ मेजर करनी है तो हम मीटर या सेंटीमीटर में मेजर कर देंगे। अगर हमें वेट को मेजर करना है तो हम ग्राम्स में या किलोग्राम्स में मेजर कर देंगे। आ रही है बात समझ में? बट जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए, उसके कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए हमें कुछ मेथड सीखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं कह दूँ कि एक पार्टिकुलर टाइप का आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है जी। जैसे मैं कह दूँ आपके पास शुगर सॉल्यूशन ही है, उस शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर की कॉम्पोजिशन कितनी है या कार्बन की कॉम्पोजिशन कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है, ऑक्सीजन कितना मिक्स करना है, ये सब बच्चे आपको पता होना चाहिए। और इन सबको हम कहते हैं
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, आप सबको पता ही लग गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेज़र करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बच्चे मेज़र करने से पहले, इसके मेथड्स को जानने से पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ही डेफिनेशन जानते हैं कि व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए इसकी डेफिनेशन को जानते हैं कि व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the given quantity of the substance or solution। ठीक है जी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होएगा बच्चे, ये हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट की क्वांटिटी, ठीक है जी, कितने सॉल्यूट की क्वांटिटी प्रेजेंट है आपके सब्सटेंस या सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मैं कह दूँ सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट हमें पता लग रहा है कि सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉल्ट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। समझ में आ रही है आपको बात। सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट, वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट। सॉल्ट प्लस वाटर दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या बन गया, सॉल्यूशन। और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि टोटल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो कि इस वक्त आपका सॉल्ट है वो कितना प्रेजेंट है। ओके, तो ये सब हमने पढ़ना है। इसको हम बेसिकली हम जिस नाम से जानते हैं उसको हम कहते हैं मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए बच्चे कुछ मेथड्स होते हैं, हमने उस मेथड्स को डिटेल में पढ़ना है। तो उसको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देती हूँ उसका। तो बच्चे जो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेज़र करेंगे उसको कुछ मेथड से करेंगे। मैं बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेज़र करने के लिए इसको 2 पार्ट्स के अंदर सब डिवाइड कर लेती हूँ। या तो उसको वॉल्यूम के बेस पे हम मेजर करेंगे, किसके बेस पे, वॉल्यूम के बेस पे मेजर करेंगे, या फिर हम उसको मास के बेस पे मेजर करेंगे। समझ में आ रही है बात आपको। या तो हम उसको वॉल्यूम के बेस पे मेजर करेंगे या फिर हम उसको मास के बेस पे मेजर करेंगे। तो पहले वॉल्यूम वाली टाइप्स देख लेते हैं कि वॉल्यूम वाली कितनी टाइप्स हैं। तो बच्चे अगर हम वॉल्यूम वाली टाइप्स देखें तो कौन कौन सी है, या तो हो सकता है बच्चे मोलैरिटी, या तो हो सकता है मोलैरिटी फर्स्ट टाइप, या हो सकता है नॉर्मैलिटी सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप में हम पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मैं यहाँ लिख देती हूँ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर फोर्थ टाइप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये सारे बच्चे जो है ना मेथड्स हैं ये तब होंगे जब आपका है ना सॉल्यूट या सॉल्वेंट कुछ है ना लिक्विड या गैसेस स्टेट में होगा,
जिसको आपको वॉल्यूम मेजर करना पड़े, तो आप मोलैरिटी निकालोगे, नॉर्मेलिटी निकालोगे, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेजर करोगे। और अगर मान लो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड स्टेट में है, तो आपको किस फॉर्म में मेजर करना पड़ेगा? मास की फॉर्म में। तो बच्चे मास की फॉर्म में कौन कौन से मेथड आ जाते हैं? फर्स्ट आ जाता है मोलैलिटी, सेकंड आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, थर्ड आएगा मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, इसको हम m बाय m भी कह देते हैं, कुछ लोग इसको वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहते हैं। तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही तरीके से ऐसे एक ही तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। हाँ, यहाँ पे हमने देखा कि मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, वेट बाय वेट परसेंटेज बोलिए चाहे मास बाय मास परसेंटेज बोलिए, ग्रेविटी के ही बस एक डिफरेंस है। एक आता है बच्चे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, हम इसको ppm कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो बच्चे जो मेथड ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को मेज़र करते हैं, टोटल आपको दिख रहे हैं कि 8 मेथड्स हैं। मैंने इस 8 मेथड्स को थोड़ा इजी करने के लिए 2 फॉर्म के अंदर डिवाइड कर दिया। या तो वॉल्यूम की फॉर्म में हम इन मेथड्स को स्टडी करेंगे, या मास की फॉर्म में। वॉल्यूम की फॉर्म में जब करेंगे जब आपका सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से कुछ एक लिक्विड या गैसेस स्टेट में हो, और मास की फॉर्म में तब करेंगे जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैसेस स्टेट में हो। तो वॉल्यूम की स्टेट में करने के लिए हमारे पास मोलैरिटी है, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। नॉर्मेलिटी है, इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मोलैलिटी, इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, इसको x से डिनोट करते हैं। मास बाय मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, इसको ppm से ही डिनोट करते हैं। समझ में आ रही है बात? अभी आपको ये सब देख के एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि ये सब आपने +1 में पढ़ रखा है ना बच्चे? हमें ये दोबारा क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि अभी हम वापस से सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, और ये 8 मेथड बच्चे यूज़ होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेज़र करने के लिए। तो बच्चे ये आपको आने चाहिए। इसके अंदर जो मेन है वो है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है जी। ये जो 4 हैं ये मेन है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ने हैं मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास और पार्ट्स पर मिलियन। पर पहले 4 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे जो आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे काम में आने वाली हैं। तो यहाँ तक बच्चे हमने इस लेक्चर तक आज जितना भी पढ़ा, आई होप आप एक नोटबुक के ऊपर सब कुछ नोट डाउन करोगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये 8 के 8 मेथड को बच्चे थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। हम इनके ना डेफिनेशन, इनके फॉर्मूले और इनके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ओके।